अविश्वास प्रस्ताव पर 9 अगस्त को जबरदस्त हंगामा हुआ संसद में और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे स्नेहलता रेड्डी की, जो कि कन्नड़ अभिनेत्री थी इसीलिए ये वीडियो बनाना भी जरूरी था। और राहुल गांधी का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने उन्हें उस समय का याद दिलाया जब इमरजेंसी के दौरान एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता को, अभिनेत्री स्नेहलता को, जो कि एक सोशलिस्ट थी, उनको इतनी प्रताड़ना दी गई कि उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई थी। राहुल गांधी ने अविश्वास प्रस्ताव पर अपनी बात रखते हुए कहा कि मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की गई। आपने मणिपुर को 2 हिस्सों में बांट दिया, उसे तोड़ दिया। इन आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सरकार की तरफ से अपना पक्ष रखा। इस दौरान राहुल गांधी के आरोपों पर उन्होंने इमरजेंसी के दौरान एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता और अभिनेत्री स्नेहलता रेड्डी की कहानी सदन में सुनाई। उन्होंने कहा कि स्नेहलता रेड्डी को 2 मई 1976 को इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि वे सोशलिस्ट थी, कोई भाजपाई नहीं थी। तब उन्होंने जेल में झेली पीड़ा को अपनी डायरी में लिखा था, जिसे उन्होंने पढ़कर सुनाया। साथ ही कहा कि वे अस्थमा की पेशेंट थी, लेकिन उन्हें दवा तक लेने नहीं दी गई। गाइस, इमरजेंसी के बारे में हमने देखा नहीं है पर सुना बहुत है, और सभी लोग जानते हैं कि उस समय नाखून तक निकाल लिए जाते थे जो भी विरोध करता था। तो उसी के बारे में स्मृति ईरानी कह रही हैं। तो चलिए पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि स्नेहलता रेड्डी आखिरकार हैं कौन। स्नेहलता रेड्डी एक सामाजिक महिला कार्यकर्ता थी, साथ ही कन्नड़ फिल्मों की अभिनेत्री भी थी, और इसीलिए मैंने ये मुद्दा उठाया है क्योंकि वो अभिनेत्री थी। इनकी कहानी भारतीय लोकतंत्र में उस स्याह पन्ने, यानी कि उनकी लाइफ के जो 19 महीनों की दौरान उनकी जिंदगी रही, उसके बारे में है, जिस समय देश में आपातकाल लगाया गया था। आपातकाल के दौरान उनका कसूर बस यही था कि उनकी दोस्ती अपने समय के बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस से थी, जिन्हें इमरजेंसी के समय केंद्र सरकार द्वारा पकड़ा जाना जरूरी था। आरोप है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री गांधी को लगा कि वे स्नेहलता के सहारे जॉर्ज फर्नांडिस पर काबू पा लेंगी, इसलिए 2 मई 1976 को स्नेहलता को डायनामाइट केस में शामिल होने का आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद स्नेहलता रेड्डी को बेंगलुरु जेल में डाल दिया गया। इमरजेंसी में बहुत ज्यादा टॉर्चर हुआ है इन लोगों का, ये मैंने भी सुना है। जेल में डालने के बाद उनके साथ ऐसी अमानवीय हरकतें हुई जिसे सुनकर कोई भी दंग रह जाएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब स्नेहलता पर आईपीसी की धारा 120A के तहत आरोप लगाकर जेल लाया गया, तब उन्हें एक जालीदार कोठरी दी गई। उस कोठरी में एक इंसान से ज्यादा कोई रह भी नहीं सकता था। उसी कोठरी में एक किनारे पर शौचालय के लिए एक छेद कर दिया गया था, जहां उन्हें आते जाते सुरक्षा कर्मियों के सामने, सोच कर देखिए गाइस, सुरक्षा कर्मियों के सामने ही शौच करना पड़ता था। एक स्त्री के लिए कितना मुश्किल होता है। फर्श पर ही सोना पड़ता था, और वह उस पर अस्थमा से भी पीड़ित थी। इसके बावजूद उन्हें कोई बिस्तर नहीं दिया गया था। ऐसे पीड़ित व्यक्ति को तो हॉस्पिटल में रखना चाहिए था। और जरा सोचिए कि एक मशहूर अभिनेत्री जिसने अपनी कला के कारण कई पुरस्कार तक जीते हों, भरतनाट्यम जैसी कला से पारंगत हो, उन्हें पूरे 8 महीने तक ऐसे ही असीम प्रताड़नाएं दी गई। हालांकि स्नेहलता को जिन आरोपों में बंदी बनाया गया था, उनमें से कोई भी आरोप उन पर सिद्ध नहीं हो सका। बावजूद उन्हें मीसा, यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत 8 महीनों तक प्रताड़ना दी गई गाइस। और समाजवादी नेता मधु दंडवते, जो उस समय आपातकाल के दौरान बेंगलोर जेल में थे, उन्होंने अपनी किताब डायलॉग विद लाइफ में लिखा है कि मैं रात के सन्नाटे में स्नेहलता रेड्डी की कोठरी में से उनकी चीखें सुन सकता था। वह तकलीफ में थी। उसी जेल में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को भी बंद किया गया था। कारावास के समय उन्हें भी किसी महिला के चीखने की आवाज तो सुनाई देती थी। जेल में रहते हुए स्नेहलता रेड्डी ने एक डायरी लिखी थी, जिसे 1977 में कर्नाटक मानवाधिकार समिति द्वारा ए प्रिजन डायरी नामक संकलन में प्रकाशित भी किया गया था। वहीं साल 2019 में उनकी डायरी पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई थी। अपनी डायरी में स्नेहलता लिखती है कि जैसे ही एक महिला जेल के अंदर लाई जाती है, उसे बाकी सभी के सामने नग्न कर दिया जाता है। क्या दृश्य रहा होगा गाइस वो। जब किसी व्यक्ति को सजा सुनाई जाती है तो उसे पर्याप्त सजा दी जाती है। क्या मानव शरीर को भी अपमानित किया जाना चाहिए? इन विकृत तरीकों के लिए कौन जिम्मेदार है, वो क्वेश्चन करती हैं इस डायरी में। इंसान के जीवन का क्या मकसद है? क्या हमारा मकसद जीवन मूल्यों को और बेहतर बनाना नहीं है? इंसान का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, उसे मानवता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करने चाहिए।
और गाइस बात करें उनकी मृत्यु की, कैसे उनकी मौत हुई, तो दरअसल स्नेहलता एक अस्थमा की मरीज थी। वहीं लगातार जमीन पर सोने और खुली कोठरी में सांस लेने की वजह से उनकी बीमारी और बढ़ गई। जेल में उन्हें कोई उपचार भी नहीं दिया गया, यहाँ तक कि दवाई भी नहीं दी गई और इसी वजह से समय के साथ उनकी हालत खराब होती चली गई। इसके बाद 15 जनवरी 1977 को उन्हें पैरोल पर रिहा तो कर दिया गया, लेकिन रिहाई के 5 दिन बाद ही 20 जनवरी को हार्ट अटैक के कारण उनकी मृत्यु हो गई। तो चलिए गाइज आपको कुछ और उनके बारे में बता दें कि कौन थी वो, क्यों इमरजेंसी में उनके ऊपर इतने अत्याचार हुए, क्यों उनको तंग कोठरी में बंद किया गया, पेशाब घर के नाम पर एक छेद में वो बाथरूम जाती थी और वो चीखें जो वाजपेयी ने भी सुनी थी और जिसको पता था कि कौन चीख रहा है उन्होंने भी अपनी बात कही है। तो ऐसी क्या बात थी जो इतनी प्रताड़ना दी गई कि रूह कांप जाए। तो चलिए इस चीज को हम देखते हैं कि क्या बात थी ये। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री को कानून की औकात दिखाई। 24 जून 1975 को सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन 25 जून को इंदिरा ने संविधान की आड़ लेकर कानून और कोर्ट के साथ देश की जनता से खिलवाड़ किया, जिसे हम इमरजेंसी यानी कि आपातकाल के नाम से जानते हैं और हम सभी ने उसके बारे में सुना है। 25 जून 1975 की सुबह ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारित इंदिरा गांधी की आवाज में जो संदेश प्रसारित हुआ उसे पूरे देश ने सुना। इस संदेश में इंदिरा गांधी ने कहा, भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, लेकिन इससे सामान्य लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। आपातकाल के नाम पर लोकतंत्र को किस कदर कुचला गया, किस कदर प्रेस की आवाज को खामोश कर दिया गया, इससे हम सब परिचित हैं। इस दौर में विरोधियों को प्रताड़ित करने के लिए अनेक खौफनाक घटनाएं सामने आई। इनमें से ही एक कहानी है स्नेहलता रेड्डी की। स्नेहलता रेड्डी एक कन्नड़ अभिनेत्री, उनका भला क्या संबंध होगा इस इमरजेंसी से, तो चलिए बताते हैं आपको। आपातकाल के दौरान सीधा कसूर कुछ नहीं था उनका, सिर्फ कसूर उनका ये था कि वो जॉर्ज फर्नांडिस की फ्रेंड थी, लेकिन उन्हें महंगा पड़ा कांग्रेस की नजर में चढ़ने वाले राजनेता से दोस्ती करना। आपातकाल के समय स्नेहलता पर कांग्रेस के बेहिसाब अत्याचार केवल इसलिए किए गए क्योंकि वह बड़े समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस की फ्रेंड थी, जिन्हें इमरजेंसी के दौरान पुलिस पकड़ने की कोशिश में थी। 2 मई 1976 को स्नेहलता को डायनामाइट केस में भी इसीलिए फंसाया गया ताकि प्रेशर में आकर जॉर्ज फर्नांडिस अपने आप को आत्मसमर्पण कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके बाद बेंगलुरु जेल में कैद कर उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ ये पहले भी ऊपर आपको बताया है। ऐसी अमानवीय घटना सुनकर जिसका कि किसी का भी रूह कांप जाए। 1976 का आपातकाल वही दौर था जब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी अपने भाषणों के कारण जेल में डाल दिए गए थे, जबकि बाद में उनके साथ लालकृष्ण आडवाणी भी रखे गए थे। भारतीय जनसंघ के इन 2 दिग्गज नेताओं की बगल वाली कोठरी में ही रखी गई थी कन्नड़ की मशहूर अदाकारा स्नेहलता। अब कुछ न कुछ आरोप लगाकर तो स्नेहलता को गिरफ्तार करना ही था, फिर वो डायनामाइट से दिल्ली को उड़ाना हो या संसद भवन को उड़ाना हो। ऐसा ही आरोप लगाया गया कि स्नेहलता डायनामाइट से दिल्ली में संसद भवन को उड़ाना चाहती हैं और मुख्य इमारतों में धमाका करना चाहती हैं। स्नेहलता पर आईपीसी की धारा 120 और 120A के तहत आरोप लगाए गए थे। हालांकि आखिर में इनमें से कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ, लेकिन मीसा के तहत स्नेहलता की कैद जारी रही। मीसा की वही एक्ट है जिसके दौरान मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट आता है और आपातकाल में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां इसी के तहत हुई। इसके तहत 8 माह तक स्नेहलता को तड़पाया गया। शुरुआत में जब अभिनेत्री को जेल में बंद किया गया तो वह एक ऐसी कोठरी थी जिसमें बमुश्किल एक व्यक्ति ही रह सकता था। इतनी छोटी कोठरी थी। सोचिए, एक मशहूर अभिनेत्री जो अपनी कला के चलते उसको कई पुरस्कार मिले हैं और कई ऐशो आराम की जिंदगी जो जीता था, उन्हें बिना कोई गलती बताए सवाल किए एक ऐसी कोठरी में डाल दिया गया क्योंकि उनका फ्रेंड जॉर्ज फर्नांडिस थे और वो ऑपोजिशन के थे। इस वजह से इंदिरा गांधी की सरकार ने उनको ऐसी जगह डाल दिया गया जहाँ की एक पेशाब घर भी नहीं था। सोच सकते हैं गाइज, अगर हमें दूर से भी कहीं से स्मेल आती है तो हम वहां पर खड़े नहीं हो सकते। सोचिए कि एक छेद बना हुआ था उस रूम में और वहीं से उन्हें जो है बाथरूम
जाना था या टॉयलेट जाना था, और वो भी पुलिस कर्मियों के सामने ही, तो क्या दशा होगी उस औरत की समझने के लिए। और जो कि इंदिरा गांधी एक लेडी ही थी, उन्होंने इतना भी नहीं समझा। और दूसरी तरफ लोहे का जालीदार दरवाजा लगा हुआ था। स्नेहलता कन्नड़ की मशहूर अभिनेत्री थी, लेकिन उन्होंने कारावास के समय कई रातें फर्श पर सोकर गुजारी। इस बीच उनके परिवार के साथ क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, इसका अंदाजा भी उन्हें कुछ नहीं था, क्योंकि न तो कोई उनसे मिलने आया था और न ही कहीं से किसी का कुछ पता चला था। कुछ समय बाद स्नेहलता के परिवार को मालूम हुआ कि उनको किस जेल में बंद किया गया है। पूरे 8 माह तक एक फेक केस में स्नेहलता को असीम प्रताड़नाएं दी गई गाइस। जेल में उनके बगल की कोठरी में बंद किए गए अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने बाद में बताया था कि कारावास के समय उन्हें किसी महिला की तो चीखने की आवाजें आती थी, पर किसकी थी वो समझ नहीं पाते थे। और बाद में जब उनको सारी ये स्टोरी पता चली, तब वो समझे कि कन्नड़ की अभिनेत्री वो स्नेहलता ही थी, जो रात रात भर चीखती थी, चिल्लाती थी। एक तो उनको अस्थमा था इस वजह से, और दूसरे उनको सहज फील नहीं होता था। दोनों नेताओं के अलावा मधु दंडवते, जो कि उस समय अपनी बेंगलोर की जेल में ही थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था कि उन्हें रात के सन्नाटे में स्नेहलता की, उन्होंने नाम लेकर के लिखा हुआ है कि उनकी ही आवाजें सुनाई देती थी। और स्नेहलता ने एक डायरी भी लिखी थी जेल के अंदर रहकर। तो इन सब प्रताड़नाओं को झेल करके और वहीं पर रहकर उन्होंने इन प्रताड़नाओं का जिक्र अपनी डायरी में किया है। और अन्य कैदियों को भी उन्होंने कहा कि वो भी भूख हड़ताल पर बैठ जाएं, क्योंकि ये सब कुछ वो सहनीय नहीं है। नतीजा ये हुआ कि महिलाओं को जेल में बुरी तरह पीटा जाता था, उसमें वहां बड़ी कमी आई। बाद में कैदियों को मिलने वाले खाने की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। उन्होंने जो कुछ किया, वहां भूख हड़ताल भी की उन्होंने बैठ करके, और जेल से छूटने के 5 दिन बाद ही उनकी मौत भी हो गई। और वो अस्थमा की मरीज थी, बावजूद विरोधी थी गाइस। जब वह कॉलेज गई तो उन्होंने अपने भारतीय नाम को वापस अपना लिया था, और वह केवल भारतीय कपड़े और एक बड़ा माटू पहनती थी। नंदना ने लिखा कि उनकी मां ने प्रसिद्धि श्री किट्टप्पा पिल्लई से भरतनाट्यम सीखा और एक बहुत ही कुशल नर्तकी बन गई थी गाइस। तो गाइज इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। उनके बारे में और अच्छे से जानकारी, कहाँ उनका जन्म हुआ और कैसे फिल्मों में आई, ये सब बाद में मैं एक वीडियो के द्वारा बताऊंगी। बाय बाय।